गाजा में युद्ध विराम है, लेकिन आज गोलियां चली। सबसे पहले इजराइल के एक स्नाइपर ने नेज़रिम एक्सेस पे एक फिलिस्तीनी को मारा। उसके बाद हमास लड़ाकों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है, और यह भी नेज़रिम एक्सेस के पास। इजराइल कह रहा है कि एक क्रेन गिर गई। क्रेन जैसी चीज कैसे गिर सकती है, आप बताओ? क्रेन क्या पलट जाएगी? क्या क्रेन का एक हिस्सा गिर जाएगा? इजराइल कह रहा है कि एक क्रेन गिरी, जिसमें एक मेजर यानी एक सीनियर ऑफिसर आईडीएफ का मारा गया और 8 सोल्जर्स घायल हैं, वो भी गाजा में, जहां पर 19 जनवरी से युद्धबंदी चल रही है। हमास और आईडीएफ में गोलाबारी नहीं हुई है। इजराइल थोड़ी बहुत फायरिंग करता रहता है और उसके बुलडोजर थोड़े बहुत घूमते रहते हैं, लेकिन 99% इजरायली आर्मी वो बॉर्डर की तरफ शिफ्ट कर गई है, वो गोली नहीं चला रही है। यहां पर क्या हुआ? क्रेन कैसे गिरा, या हमास के लोगों ने कैसे मारा, ये बताओ। क्योंकि उसी समय जब ये नेज़रिम एक्सेस में जब इन लोगों ने इस तरह का कांड किया, एक स्नाइपर ने, एक इजरायली स्नाइपर ने, अब मतलब उन लोगों को दरअसल एक खुली छूट दे रखी थी इजराइल ने, तो अब अभी भी उस छूट का फायदा, दिमाग इजरायलियों का क्या है वो हमको इसी से पता चल गया कि तहसीर चेक पॉइंट पे जो कल वारदात हुई, जिसमें 2 इजरायली सोल्जर मारे गए, उसके बारे में आपको बताएंगे तो आप भौचक्के रह जाएंगे। और 7 अक्टूबर के से भी जो इजरायली जो सेना है, कितनी बेकार की निकम्मी सेना है, खुद उसके लोग कह रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। देखिए, ये जो क्रेन गिरने की बात है, इसमें अंतिम एक जो सत्य है वो आपको बता दें कि जो इजराइल आईडीएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसने कहा कि हम एक गन बैटल हुई है हमास से, जिसमें ये मारे गए। आईडीएफ की वेबसाइट कह रही है। उसके बाद जो आर्मी के स्पोक्स पर्सन है, उसने कहा नहीं, क्रेन गिरने से हुआ। तो खुद ही अपने को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात आपको बताएं कि जिस इलाके में ये गोलाबारी हुई, वहां पर हमास के फाइटर्स, जो कि कई ओवरग्राउंड आ गए हैं, चेहरा उनका दिख चुका है, उनकी एक बड़ी यूनिट वहां पर मौजूद है। एक देखिए, शैडो यूनिट का काम था प्रिजनर्स को रखना, और जब प्रिजनर्स बाहर आए, होस्टेजेस रिलीज हुए, तो शैडो यूनिट आपने लोग देखे होंगे, वो जो नकाब पहने, सब शैडो यूनिट के। लेकिन वो शैडो यूनिट का एक और काम है कि जब वो सीज फायर होता है, तो सीज फायर के समय, मतलब शैडो आर्मी सोचिए, छायों की सेना। अब जब, या पोशीदा सेना, उसको जो भी इस तरह की खूबसूरत लफ्ज आप दे सकते हैं, सीज फायर जब होता है तो शैडो यूनिट भी उस समय चुपचाप एक जगह एम्प्लॉयड, मतलब डिप्लॉयड रहती है, और वो वहां से अगर कोई सीज फायर का वायलेशन होता है तो वो उस पर नजर रखती है, उस पर जवाबी मार करती है, और ये उसने किया। दूसरी बात आपको बताएं, वेस्ट बैंक में कल तहसीर चेक पॉइंट में एक मोहम्मद दरागमे ने मारा, और 2 इजरायली सोल्जर्स मारे गए, 11 घायल हुए। आज एक जो तैबे चेक पॉइंट है, तैबे चेक पॉइंट जो है, ये आपका नाब्लिस के तैबे चेक पॉइंट पे भी एक गोली चली है, बड़ी जम के चली है, और उसको अभी तक उसकी डिटेल सामने नहीं आए, लेकिन उसमें कम से कम 7 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। इतना ये झूठ बोलते हैं, अपने घायलों के बारे में नहीं बताते, अपने मृतकों के बारे में नहीं बताते, फिर भी हम देखिए लगातार घटना घटी। ये तैबे जंक्शन कल हुई थी, तहसीर ट्यूबस में। ये तैबे जो जंक्शन है, ये मतलब चेक पॉइंट है, ये कहां है? नाब्लस में। अब ये चेक पॉइंट की भी कहानी जो है, आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। आप लोग उत्सुक होंगे ट्रंप वाली कहानी सुनने के लिए, कि ट्रंप के ने जो बयान दिया, उसका क्या पूरा। कल मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया, पहली बार ऐसा, मतलब जो देश इजराइल के साथ हैं, उन्होंने भी ट्रंप के बयान की भर्त्सना की, और पूरी तरीके से पैलेस्टीनियन कॉज के प्रति पूरी दुनिया में कोई एक देश नहीं है जो ये कह रहा है कि ट्रंप ने जो कहा वो सही कहा। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने जो कहा वो एकदम से उसने क्यों कह दिया? दरअसल जो पूरी बात निकल के सामने आई है, जो निचोड़ आया, वो ये है कि नेतन्याहू ट्रंप के पास दरअसल गाजा वेस्ट बैंक के लिए गए नहीं थे। वो गए थे अपनी सरकार बचाने के लिए, और ट्रंप ताकि ऐसा कुछ बयान दे जिससे उनकी सरकार गिरने से बच जाए। और नेतन्याहू ये दिखा रहा है इजरायलियों को और अपने विरोधियों को, जो उसकी खुद की सरकार में है, इतमार बिन गिवर वगैरह रिजाइन कर चुके हैं, वो ये दिखा रहा है कि देखो, हमने जाके ट्रंप से ये बयान दिलवा दिया। अच्छा, इस बयान में क्या नई बात है?
गाजा एक तो कोई ओन नहीं करता है, तो जो कि जाके वो ट्रम्प को दे दे, और ट्रम्प जैसे कह रहा है कि इजराइल विल हैंड ओवर गाजा टू अस एंड वी विल, वो तो पूरा डिमोलिशन हो चुका है, उसको हम रीबिल्ड करेंगे, रिवेरा बना देंगे। ये सब बातें देखिए किताबी ज्यादा अच्छी है। सबसे जो और बात जो इजरायलियों ने खुद कही, उन्होंने कहा कि ट्रम्प तो ये खेल खेल चुका है। अब तब मेरा दिमाग चौंका और मुझे याद आया 2019 में, जब क्योंकि ट्रम्प ने अपने पहले टर्म में जो यूएस काउंसिल है वो तेल अवीव से जेरूसलम शिफ्ट किया, वेस्ट बैंक के सेटलमेंट्स हों, वेस्ट बैंक को इजराइल एनेक्स करे, इसकी इजाजत ट्रम्प ने 2019 में दी थी। और एक ट्वीट आया था ट्रम्प का 2000, जब वो प्रेसिडेंट था, और उस समय एक्स नहीं था, ये ट्विटर था, एलॉन मस्क नहीं इसमें आए थे। उसमें ट्रम्प ने कहा था कि वेस्ट बैंक एनेक्सेशन डन। डन मतलब वो उसने ट्वीट में उसको डन कर दिया। उसके बाद वो आज का दिन है, और वो 2019 और आज का दिन है। वेस्ट बैंक में जस का तस है, इजराइल हमले पे हमले किए जा रहे हैं, जैसे आपको अभी पता है गाजा में जगबंदी के बाद वेस्ट बैंक में हमले जारी हैं, लेकिन उसका कोई असर उस तरह का नहीं पड़ रहा है, बल्कि जो कई शहर हैं वहां पर, उसके सेंटर तक ये लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। इजरायली बाहर कर रहे हैं। जेनिन में आज भी अल सिरेथिया में जबरदस्त लड़ाई हुई, और उसमें भी आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। कई इस तरह की जो पूरी घटनाएं हैं वेस्ट बैंक की, एक के बाद एक। देखिए हिजमा जेरूसलम में एक सेटलर्स की पूरी बस को पत्थर मार मार के तोड़ दिया, उसमें करीब 12 सेटलर्स घायल हुए। उसके बाद इजराइल ने वहां मूवमेंट किया, वहां पर लोगों के घर गिराए, ये सब किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि फिर इजराइल को यह कहना पड़ा कि अरे अरे, हिजमा में तो नवंबर में एक बहुत बड़ी प्लॉटिंग हो रही थी, और हमास और फतेह के लोग, फतेह मतलब महमूद अब्बास के लोग, वो हमास के साथ मिले हुए थे, और वो लोग एक बड़ी प्लानिंग कर रहे थे जेरूसलम में ऑपरेशन करने की, और कई तरह से बम छोड़ने की, ये करने की, और हम लोगों ने उसको फॉइल कर दिया इस घटना से ध्यान हटाने के लिए, कि पूरी की पूरी सेटलर्स की बस जो है फिलिस्तीनी लड़कों ने वहां पर छलनी कर दी, उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। उसके बाद देखिए तुलकरेम के अट्टेल एरिया में फायरिंग हुई। फिर जेनिन में, बुर्किन में हमेशा लगातार लड़ाई चल रही है, अभी भी आज भी वहां पर लड़ाई चली। अल सिरिथिया में मैंने बताया आपको कि आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद देखिए जो तुलकरेम में कई लोगों को डिस्प्लेस करने की कोशिश की, उसमें भी सफलता नहीं मिली। जो एक शुवैका सबब है, वहां पर इन लोगों ने, आईडीएफ ने रेड डाली, वो भी असफल रही। उसमें लोगों को, इनका मकसद था लोगों को घर से बाहर निकाल के घर गिराना, वो नहीं सफल हुआ। उसके बाद देखिए जो गाजा में जो एक स्थिति है वो ये है कि लोगों, देखिए टेंट्स वगैरह की वहां पर भारी कमी है। उसके साथ साथ वहां पर लोग अपने, मतलब जो ट्रम्प कह रहा है वो कितना एब्सर्ड है, वो इससे भी समझ में आता है कि लोग गाजा में बाकायदा अपने टूटे हुए घरों में रह रहे हैं। और ट्रम्प के स्पोक्स पर्सन ने कल कहा था, एक अमेरिकन स्पोक्स पर्सन ने, कि देखिए कितना यहाँ पर कोई रह नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, इसको हम रीबिल्ड करेंगे। अरे यार, वहां पर लोग रह रहे हैं, आप देख लो जाके, वहां लोग रह रहे हैं, वीडियोस देख लो बाकायदा। कोई इलेक्ट्रिसिटी, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सही बात है, लेकिन उनको हमास उनको प्रोवाइड कर रहा है, उनकी डेली जरूरत है। और वो धीरे धीरे, स्थिति विकट है, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन में टाइम लगेगा। उसके बाद देखिए कि जो मोहम्मद दराग में, जिसने तहसीर चेक पॉइंट वाला कांड किया ट्यूबस में, उसके बारे में एक नया वीडियो आया कि उसने करीब 1-1.5 महीना पहले अकेले 2 इजरायली वाहनों को क्षतिग्रस्त किया था। उसका पूरा वीडियो आया, मार रहा है वो अपने हाथ से, वो मोलोटोव कॉकटेल्स उसने 2 इजरायली वाहनों को सामने आके सीधे ऐसे आ रही हैं, और सीधे उसने मारा, और उससे वो 2 नष्ट, इतना बहादुर था वो। और उसके बाद एक चीज और, जो ये जो कल वाली घटना है, और जो ये तहसीर चेक पॉइंट की, ये जो कल की घटना है, इस घटना से एक चीज और सामने आई जो कि आपको भी एकदम चौंका देगी। 7 अक्टूबर को भी ये हुआ था। क्या है, इजरायली आर्मी में एक मॉर्निंग अलर्ट है, यानी 6 बजे सोल्जर्स उठते हैं, वो अलर्ट बजाते हैं, और उसी समय सारे के सारे इजरायली सोल्जर्स अपनी पोजीशन पे होते हैं। इसको मॉर्निंग अलर्ट कहते हैं। 7 अक्टूबर 2023 के दिन मॉर्निंग अलर्ट बजा, लेकिन सोल्जर्स अपनी पोजीशन पे आए नहीं। और इस तारीख, ये जो तहसीर कल हुआ, इसमें भी
जो टावर के अंदर सोल्जर्स थे वो निकल के जा रहे थे चेक पॉइंट पे अलर्ट साउंड करने 6 बजे के बाद, जबकि उन टाइम हो गया था। आर्मी में 5-10 मिनट की देरी भी बहुत महत्वपूर्ण होती। वो वहां पहुंचे नहीं थे 6 बजे तक, और उसको पता था, मोहम्मद दराज में को जिसने गोली चलाई, उसको पता था कि इजरायली सोल्जर्स इस तरह से आ सकते हैं, और उसने जो है घात लगा के मार दिया। और उसके बाद दूसरी खबर उसमें यह आई है कि जो उसने घात लगा के मारा है, वो तो चलिए एक बात है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें यह भी हुआ है कि जो पूरी एक जो सिचुएशन, मतलब जो अंदर सोल्जर्स थे वो एकदम घबरा गए। क्योंकि इसने जो बाहर सोल्जर्स थे उनको जो दो सोल्जर्स को मारा, उसके बाद जो ये स्थिति बन गई कि वो जो उनके हथियार जब्त किए, और उसके बाद वो अंदर घुसा और उसने 11 सोल्जर्स पे गोली चलाई। अब आप बताइए, सीधे सीधे ये घटना हो रही है। इस तरह की जो घटनाएं हैं ये पूरा दिखाती हैं कि इजरायली सेना टूट गई है। और नेतन्याहू का जो सीज फायर करने के पीछे बहुत बड़ा कारण यह था, जब उसको यह पता लगा कि हमास ने नए फाइटर्स भर्ती कर लिए हैं और इजरायली सेना अंदर से टूट गई है। जो नॉर्थ गाजा में जो लड़ाई हुई, जिस तरह से वेव आफ्टर वेव हमास के फाइटर्स स्ट्राइक करते रहे हर दिन, और उसमें आईडीएफ का पूरा डिसिप्लिन कोलैप्स कर रहा था, पूरा एक जो उनकी जो पूरी स्थिति थी वो कोलैप्स कर रही थी। जो रेजिस्टेंस फ्री जोन नेतन्याहू बनाना चाह रहा था, वो बनने का कोई सवाल ही नहीं था, और इसीलिए वो वहां से हटा। और अभी ट्रंप के पास पहुंच के कहा कि गाजा को अमेरिका टेक ओवर करे। जबरदस्त, मतलब इसमें ट्रंप भी सीरियस नहीं, आप ये प्लीज समझ लीजिए। ट्रंप 1% सीरियस नहीं कोई, और पूरी दुनिया ने उसका विरोध किया है। वो ट्रंप बस ये चाहता था नेतन्याहू उसके पीछे न पड़े कि हमारी मदद करो। और ट्रंप ने वो जो डील है $1 बिलियन की, जो बाइडेन अप्रूव करके गया था और ट्रंप को देनी है इजराइल को, उसमें भी ट्रंप ने अभी तक साइन नहीं किया। कल शायद कर दे, वो अलग बात है, लेकिन वो डिले कर रहा है मैसेज देने के लिए आगे मत आना। और वो ये भी कह रहा है कि तुम लोग जो बार बार आके हमको गाजा पे उकसाते हो, तो लो हमको गाजा दे दो, हम गाजा को सही कर देंगे। और फिलिस्तीनी को कह रहा है कि टेम्पररी हम दूसरे देश भेज देंगे। दोनों बातें संभव है। जॉर्डन ने कह दिया कि हम तो युद्ध डिक्लेयर कर देंगे इजराइल के खिलाफ अगर इस तरह की कोई कोशिश हुई। सऊदी अरब ने भी कह दिया, तमाम देशों ने। सऊदी अरेबिया के बारे में अमेरिका ने कहा कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन के साथ नहीं है। सऊदी अरेबिया ने कहा बिल्कुल हम हैं, किसने कह दिया? तो ये जो सारी बातें हैं, कहीं भी जो पूरी एक सिचुएशन है, कोई अलाउ ही नहीं करेगा किसी भी तरह का अमेरिकन इंटरवेंशन या कोई भी किसी तरह की चीज की। ट्रंप ये बात जानता है, लेकिन फिर भी देखिए कंफ्यूजन फैलाने के लिए, परसेप्शन के लेवल पे, ये पूरा एक लोगों को घुमाने के लिए, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए ना। युद्ध विराम चल रहा है, प्रिजनर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, हमास के लोग बाहर आ रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है कहने को। ये क्या कहेंगे? हमास के लोग लगातार दिख रहा है कि हमास के लोगों ने प्रिजनर्स को अच्छी तरह ट्रीट किया, बल्कि इजराइल ने अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि बुरी तरीके से वो पेश आए। ये सारी चीजें दुनिया के सामने दिख रही हैं, तो इनको कुछ ना कुछ तो शगुफा छोड़ना था। और 2019 में ये बात हो चुकी है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज भी मुझसे पूछा जब हमने पोस्ट डाला कि ये हो क्या रहा है। भाई समझ जाओ क्या हो रहा है। यहां पर सीधी सीधी बात है कि कुछ नहीं हो रहा है, एक खेल हो रहा है। एक ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा। ग्राउंड पे हमास जीत चुका है, वहां पर लेबनान में हिजबुल्लाह जीत चुका है। ये अलग बात है कि जीत को कंसोलिडेट करने के लिए, क्योंकि इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका है, इसलिए जीत को कंसोलिडेट करने के लिए पूरा बड़ी मेहनत उसमें भी करनी पड़ेगी, जो वहां के लोग कर रहे हैं। लेकिन ये सब सवाल, क्योंकि अमेरिका जो है, देखिए मैं आपसे फिर कहूंगा, 2019 में ये कोशिश हुई, बल्कि एक चिट्ठी ट्रंप ने लिखी, तथाकथित ट्रंप ने चिट्ठी लिखी कि वेस्ट बैंक जो है उसकी सॉवरेंटी, यानी वेस्ट बैंक, अरे भाई वेस्ट बैंक की जो स्टेटस है वो यूएन के पास है, वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब वेस्ट बैंक की सॉवरेंटी ट्रंप कैसे दे सकता है नेतन्याहू को? आप बताओ। अब ये जो खबर है, अब 2019-2020 में ये खबर आई, वो मजाक था। वो ट्रंप ने खुद बाद में, उसका जो सन इन लॉ है जैरेड कुशनर, उसने लिखा, उसने कहा कि हमको खुद ही ये बात ट्रंप ने बताई कि नेतन्याहू डील ही नहीं चाहता है। अब ट्रंप अपने को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझता है, डीलर समझता है कि हम हर तरह की डील, हर तरह की समस्या को एक डील से सुलझा देंगे।
लेकिन अब उसने 2019-2020 में ही वो समझ गया था कि नेतन्याहू डील के प्रति सीरियस नहीं है, और इसीलिए उसने 2024 का जो चुनाव प्रचार हुआ उसमें उसने मुस्लिम्स का साथ लेने की कोशिश की, और कुछ मिले भी उसको। जो अब खतरे में पड़ गया जब से उसने ये बयान दिया, वो दूसरा बयान देगा, इजराइल के खिलाफ देगा, 100% देख लीजिएगा। कुछ दिनों में ट्रंप एक बयान देगा जो इजराइल के, जो ये माना जाएगा कि वो कहीं ना कहीं फिलिस्तीनियों के पक्ष में है। वो इसी तरह से अब चलेगा। उसने ये कह दिया अपने सन इन लॉ से, जारेड कुशनर से, उसने ये साफ कहा कि नेतन्याहू इज नॉट इंटरेस्टेड इन डील। नेतन्याहू है ही नहीं, मतलब उसका नाम लिया बीबी, जो उसका निक नेम है, उसने कहा बीबी इज नॉट इंटरेस्टेड इन डील, व्हाट कैन आई डू। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, तो वो जो चिट्ठी लिखी थी सॉवरेंटी, अरे यार, तो मतलब ऐसी ऐसी बातें। अब आप कहिए कि ट्रंप ने जो है वो इलाहाबाद की सॉवरेंटी वो दे दी उसको, नेतन्याहू को। मतलब इस तरह की बात आप सोचिए, जो जो अच्छा चलिए, इलाहाबाद तो चलिए डिस्प्यूटेड नहीं। आप ये सोचिए कि कोई ट्रंप कहे कि हमने पीओके जो है हमने किसी को दे दिया, हमने पीओके मोदी को दे दिया, हमने पीओके नेपाल को दे दिया। ये हो सकता, संभव है क्या? आप बताओ। जहां पर जो मामला यूएनओ में फंसा हुआ, या तो भारतीय ट्रूप्स जाके उसको ऑक्यूपाई करें, और नहीं तो वो डिप्लोमेसी से होगा। और अभी तक वही जो रहा, भारत ने कोई ऐसा वो नहीं दिखाया है। बातें बहुत वहां हुई है, चेस्ट थंपिंग हुई है, हम जाएंगे, ये करेंगे, कॉन्कर कर लेंगे, वो अलग बात है। कॉन्कर मतलब वहां पर ट्रूप्स भेजना, इसराइल ने भी कितनी बार ट्रूप्स भेजी हैं वेस्ट बैंक। उससे क्या हुआ है? उससे क्या वो वेस्ट बैंक पे उसने कब्जा कर लिया? क्या वहां के लोगों को उसने निकाल दिया? कुछ नहीं कर पाया। बस सेटलमेंट्स एक चारों तरफ बनाए हैं। 30 लाख लोग फिलिस्तीनी हैं, 4 से 5 लाख वहां जूइश सेटलर्स हैं, जिनको वो आगे बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन कब तक आगे बढ़ाएगा? एक पॉइंट पे आगे जाके रुक गया मामला। अब वहां जगह ही नहीं है। अब जगह नहीं है तो जो फिलिस्तीनी लैंड्स हैं उन पे हमला हो रहा है। आज ही करीब 6 हमले हुए फिलिस्तीनी ये जूइश सेटलर्स ने किए, लेकिन उनका जवाब आ रहा है। हिजमा में देखिए जवाब आया, सिल्वन में जवाब आया, उसके बाद जेरिको में जवाब आया, हिब्रॉन में जवाब आया। तमाम इस तरह की जगहों पे लगातार जो फिलिस्तीनी है वो जवाब दे रहे हैं। लेबनान में भी देखिए क्या हो रहा है। लेबनान में लगातार इजराइल पीछे हट रहा है। वो जो 10 पॉइंट्स थे जहां तक वो सीमित हो गया था, वो उसके और पीछे चला गया है। अब केवल 7 पॉइंट्स उसके पास रह गए। 18 फरवरी डेडलाइन, 18 फरवरी तक जनता, 18 फरवरी से पहले जनता, कभी आपने ये सुना है जनता जो है वो इजराइल को बाहर खदेड़ दी। ये पूरी सिचुएशन बन गई। और आपको बताएं जो पूरे नए डेवलपमेंट्स है, यमन को लेके सऊदी अरेबिया ने अब पीस टॉक शुरू कर दी। अब सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि हम, क्योंकि सऊदी अरेबिया के ईरान से अच्छे रिश्ते हो गए हैं, ईरान नए नए हथियार रोज अनवेल कर रहा है। और मैंने आपको कल ही बताया था कि यूएई ने ईरान की एक फ्लीट को वेलकम किया। ईरान की एक फ्लीट आई जिसको वेलकम, मिलिट्री फ्लीट थी, यूएई ने उसको वेलकम किया। और यूएई सऊदी अरेबिया के बहुत करीब है, और चाइना ने मध्यस्थता कराई थी सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच। तो ये जब पूरी सिचुएशन है, सऊदी अरेबिया भी देख रहा है कि अगर अमेरिका में इस तरह की मतलब ट्रंप तो खैर जो वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, लेकिन अगर कोई और आ गया, उसने इस तरह की बातें करनी शुरू की, मान लीजिए ट्रंप को ही कुछ हुआ और उसके बाद कोई और ये प्रेसिडेंट बन गया। भाई अमेरिका में बड़ी इनस्टेबिलिटी है, अमेरिका में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। वहाँ की सिचुएशन बड़ी अजीब सी है। वहाँ पर एक सिविल वॉर जैसी स्थिति है। वहाँ पर पुराने अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं जो बाइडेन के समय का था, उसको लेके बवाल है। वहाँ के पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया है ये ट्रंप ने, एलोन मस्क जिसका चीफ है, उसको लेके, तो अमेरिका इस समय खुद ही एक वॉर जोन बना हुआ है। वो क्या किसी को कहीं भी कुछ हो मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे? वो दिन गए जब अमेरिका प्रॉब्लम सॉल्व करता था, वो दिन चले गए। अब जनता जहां की है वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। और हिंदुस्तान में ये बात जितनी जल्दी, क्योंकि हिंदुस्तान में एक समस्या बहुत ज्यादा है, लोग देर से समझते हैं, पता नहीं क्यों देर से समझते हैं, हर चीज देर से समझते हैं। और 1947 के पहले जो लोग थे वो ज्यादा शार्प थे, आपके दादा परदादा ज्यादा आपसे समझदार थे। आप लोगों ने उनके बराबर कुछ नहीं किया, उनके मुकाबले आपने कुछ नहीं किया। ये बात तो आप भी मानेंगे कि उनके मुकाबले आज के हिसाब से जीरो हैं आप। और सोचते नहीं, समझते नहीं चीजों को। एकदम ऑब्वियस है कि ट्रंप मजाक कर रहा है, ट्रंप मूर्ख है, और उस पर अच्छा खैर आपको भी क्या दोष दें, जो पूरा
मीडिया है उसमें, लेकिन मीडिया तो चलिए एक खेल खेल रहा है ना, वो तो पैसा लेके कर रहा है। लेकिन आपको तो समझना चाहिए कि कोई भी किसी का कुछ देने के लिए किसी के पास कुछ होना चाहिए। ठीक, तो अगर नेतन्याहू गाजा ट्रंप को दे तो नेतन्याहू के पास गाजा होना चाहिए। वेस्ट बैंक अगर ट्रंप नेतन्याहू को दे तो वेस्ट बैंक ट्रंप के पास होना चाहिए। अब ऐसी ऐसी हास्यास्पद बातों पे हमें देखिए इतनी लंबी चर्चा करनी पड़ रही है, जबकि एक्चुअली जो हमें बातें करनी चाहिए वो कुछ और करनी चाहिए, कुछ डिटेल में कि क्या पूरी तैयारी हमास की है। कुछ बड़े यूनिक लोग जो छूटे हैं प्रेजेंट डील में, वो लोग कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड है, वो लोग कैसे उन लोग ने लड़े, वो बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं और आने वाले दुनिया में किस तरह का एक सिनारियो इमर्ज कर रहा है। तो इस तरह की देखिए बातें हैं। आज ये वीडियो छोटा है और मैं देखिए कल दूसरा वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।